महेंद्र जी, गुड मॉर्निंग ब्रदर। चीयर्स। चीयर्स सर। एक मिनट दोस्तों, ये देखिए, अब चकने पे चर्चा, ये इसमें आज मूंगफली भी डल गई। भाई साहब लाओ। बजट बढ़ता ही जा रहा है सर, जब से पाकिस्तान का बजट आया है तब से यहाँ भी बजट में इजाफा। थोड़ी सी खुफियत सी सूतू के तहत यहाँ भी पैसा बढ़ा दिया गया है। खफीस सी तू क्या होता है? कुछ भी सर वो जो बोलता है वो मैं लिख लिख के याद कर रहा हूँ सर। ये बगदाद कश्मीरी अपने इस रफों में मौजूद इन फिजाओं में उन काफिरों को अंदर लाना चाहते हैं जो पाकिस्तान के टुकड़े मुकम्मल करना चाहते हैं। मतलब हमारे बारे में कह रहा है कि ये बगदाद कश्मीरी बदजात कश्मीरी जो हैं वो काफिरों को किसी ना किसी तरीके से हमारे खिलाफ लाना चाहते हैं और मतलब अलग कर देना चाहते हैं। ऐसा लेट्स स्टार्ट। तो सर पहला जो है सर, अब जो है आप समझ ही गए होंगे। वो कह रहा है म्यूजिक तो बोला ही नहीं। म्यूजिक यार, ये जो है के चक्कर में ना सारा मामला ही गड़बड़ा जाता। तो जो है सर आपको पता चली गया होगा कि ये जो ख्वाजा आसिफ हैं, रक्षा मंत्री जो है, वो रक्षा के संदर्भ में बोल रहे हैं कि देश की रक्षा के लिए उन्होंने बोला है सर। और उन्होंने सर कुरान और संविधान की कुछ आयतों का हवाला देते हुए ये बोला है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के विरुद्ध युद्ध छेड़ते हैं और धरती पर कुकर्म फैलाते हैं, उन्हें मार दिया जाए, सूली पे चढ़ा दिया जाए या हाथ पैर काट के अलग दिशा में फेंक दिया जाए। और ये उन्होंने पीओके में जो लोग उपद्रव कर रहे हैं उनके लिए बोला है सर। ये बड़ी फनी चीज है। आप ट्वीट देख लेते हैं सर पहले। हाँ, ट्वीट देख लेते हैं पहले। जी सर। मुझे तो समझ में नहीं आती बात, इसका लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये बात जो है इन्होंने, और मैं ये नहीं कहूँगा मुझे बात समझ में नहीं आती, मुझे ज़्यादा समझ में आती है बात यह है कि ऐसा करना, यानी कि अपने हक मांगना, इनका ये कहना है कि हक मांगना अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जाना है, क्योंकि हक मांग रहे हैं ना कश्मीरी। ये इन्होंने कभी बलोचों के लिए नहीं बोला। भाई बलोच भी तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पश्तून भी तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए तो कभी नहीं बोला कि जो बलोच कर रहे हैं वो अल्लाह और रसूल उसके खिलाफ है। यानी कि जो बलोच कर रहे हैं, जो पश्तून कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो बिल्कुल सही है, और जो पीओके में लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, अकॉर्डिंग टू ख्वाजा आसिफ। हम तो ऐसे ही लेंगे भाई, वरना आप उनके लिए भी बोलते हैं। दूसरी ये चीज है कि मजहब का इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी का गला घोटना, मजहब का इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी का गला घोटना, ये बहुत पुरानी रीत है। 57 कंट्रीज हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में महेंद्र, ठीक है ना? 57 में से कोई एक आध कोई डेमोक्रेसी होगी तो होगी। मतलब कॉन्टिन्यूअस डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं कि ऐसा नहीं कि आज की तारीख में डेमोक्रेसी है लेकिन आज से 4 साल पहले मार्शल लॉ आ चुका। मैं वैसे नहीं, क्लीन डेमोक्रेसी डे 1 से। तुर्की भी नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं है, पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है। बांग्लादेश हैज गॉट मोर कूज देन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 4 हुए, बांग्लादेश में तो पता नहीं एक हफ्ते में 3 हो गए। बैक टू बैक ही बहुत सारे हो गए। हाँ, एक हफ्ते में 3 हो गए थे एक बार ऐसी, या एक महीने में 3 हो गए थे, कुछ ऐसी हुआ था बांग्लादेश में। आप कोई भी मुल्क देखिए ओआईसी में, एक आता कोई होगा अनब्रोकन चेन ऑफ डेमोक्रेसी जिसमें होगी। डेमोक्रेसी का मेरा मतलब ये नहीं कि आज वो डेमोक्रेटिक है, नहीं, जब से वो आजाद हुए हैं, जब से वो मुल्क बना है, तब से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक आदमी यही करता है। यानी कि सरकार चलाने वाला कौन? आसिम मुनीर। आसिम मुनीर ही चला रहा सरकार। अमेरिका भी यही बात मानती है, दुनिया यही बात मानती है, पाकिस्तानी भी यही बात मानते हैं, इसलिए ट्रेन के आगे भी उसकी फोटो लगी है, हर जगह उसकी फोटो लगी है। तो कोई बाहर से ट्रंप भी कुछ कह रहा है तो उसी को पहले मैं कह रहा हूं ना, अमेरिकन भी मानते हैं, ट्रंप भी मान रहा है, सब कुछ है। इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली आसिम मुनीर अपने आप को खुदा बताना चाह रहा है।
तभी तो कह रहा है वो कि आप जो काम ऐसा करते हैं वो खुदा के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ, रसूल के, ये कहां से बात आ गई? अल्लाह और रसूल की बात कहां से आ गई इस पूरे मामले में? वो तो स्टेट से अपना हक मांग रहे हैं। बेसिकली आसिम मुनीर ये कह रहा है कि अगर तुम मेरे खिलाफ कुछ करते हो तो वो अल्लाह के खिलाफ करने के बराबर है। यानी कि आसिम मुनीर अपने आप को खुदा बता रहा है। ये है उसका माइंडसेट ना आसिम मुनीर का। क्योंकि क्या है कि जितने भी ये मंत्री हैं, जितने भी वजीर हैं, जितने भी मुशीर हैं, इनके एडवाइजर्स हैं, या इनका जो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का शहबाज शरीफ, ये काम वाम नहीं करते। 24 घंटे आसिम मुनीर की तारीफ में लगे रहते हैं। जो उसने करा है ये चापलूसी की इंतहा है। ख्वाजा आसिफ ने ये बोल दिया कि अगर कश्मीरी आसिम मुनीर के खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो फिर आप देख लो किस लेवल पे ये जाके के खुदा के खिलाफ, ये अल्लाह के खिलाफ। जो कश्मीर में सर ये अत्याचार कर रहे हैं पीओके में, तो ये एक तरह से कुरान और संविधान को आगे रख के उसकी आड़ में करना चाह रहे हैं। जो आम पब्लिक है ये सोचे कि ये जो हो रहा है वो एकदम ही नहीं। देखिए ना, बात यह है कि आम पब्लिक को भी पता है, ठीक है, ये जो पीओके है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अंदर, इन लोगों ने जिहाद के चक्कर में पीओके को बर्बाद कर दिया, ठीक है। और कोई ये ना समझे कि जो पीओके के लोग हैं वो कंप्लीटली इनोसेंट है, ऐसा भी नहीं है। वो तो आज भारत में एक चीज चल रही है मीडिया में कि पीओके वाले। ये पीओके वाले कहां थे जब पहलगाम पर अटैक हुआ था? ये पीओके वाले कहां थे जब पुलवामा में हमारे 40 भाई वीरगति को प्राप्त हुए सीआरपीएफ के? जब उड़ी में अटैक हुआ, जब इतने साल यहां पे हजारों लोग मर गए, कश्मीर में हजारों लोग मर गए, बेगुनाह हजारों, जिनका कोई लेना देना नहीं, ठीक है, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि तब पड़ोस में आग लग रही थी ना, ये हाथ सेक रहे थे। आज की तारीख में सब विक्टिम बन गए। भाई आप अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, आपने अपने गांव में, अपने इलाकों में आतंकवादियों के बेस कैसे बनने दिया? आपने कैसे दुनिया भर के सामने बोला कि नहीं हम ये कर देंगे और हम आज़ाद कर देंगे और ये कर देंगे? अब मिल रही है आज़ादी। यही चीज़ देखो ना, बात ये होती है कि जो उल्टा करता है, सबसे जो पूरा पाकिस्तान बनने की, मैं पार्टीशन के पहले की बात शुरू कर रहा हूं, वो बंगाल से शुरू हुई थी। पता है आपको? वो पूरा मामला बंगाल आगे ले गया था और उन्हीं के ऊपर फिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया, उन्हीं के ऊपर। मैं पीओके के लोगों को बुरा नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग खराब हैं, नहीं, लोग ऐसे ही होते हैं यार, मिले जुले हर जगह, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है कि तब पीओके के लोग जो आज की तारीख में सड़क पे आ रहे हैं, तब इनकी जबानें कहां थी जब यहां पे खून बह रहा था भारत में? तब इनकी जबानें क्या? इन लोगों ने नहीं बोला? इन लोगों ने पाकिस्तान को क्यों नहीं बोला उस वक्त कि क्यों वहां पे हमारे बच्चों को दहशतगर्द बना के भारत भेजते हो? उनकी लाशें तक नहीं मिलती। और भारत के खिलाफ पीओके की जमीन को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? जिससे भारत भी जब हमला करता है या कुछ होता है तो दोनों साइड कश्मीरी है, तो इसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा था। और आखिरी चीज मैं एक बात कहना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। जब तक इनको लग रहा था कि यही पॉलिसी, ये भी जो ख्वाजा आसिफ ने ये बात बोली है ना कि अल्लाह रसूल के खिलाफ है, राइट, इनको बोला है, यही पाकिस्तानी स्टेट ने एक जमाने में बोला था कि जो भारत की जो रियासत है वो इस्लाम के खिलाफ है। जबकि इतने आतंकी हैं जो आए सरहद पार से इन्फिल्ट्रेट करके, जब उन्होंने देखा कि यहां पे कुछ ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला यार ये बड़ी, एक तो नहीं हो जो हेयर ट्रांसप्लांट के चक्कर में जो बड़ा फनी सा केस था। हाँ सर, अभी एक स्टोरी आई थी कि उसने बोला कि मैंने तो सुना है कि, हाँ, वो उसको ये वहां पे क्या झूठ बोलते हैं पाकिस्तानियों को, लाहौरियों की आदत है, दे आर लाइक दैट, दे आर हैबिचुअल। इनका घरों में भी यही तालीम दी जाती है कि बेटा झूठ बोलो। तो उन्होंने बोला कि कश्मीर में तो अजान भी नहीं होती, कश्मीर में तो नमाज भी नहीं पढ़ने देते, कश्मीरियों को तो हज नहीं जाने देते, कश्मीरियों को तो ये नहीं करने देते, उनके मस्जिद तोड़ दिए, उनके ये तोड़ दिए। अब क्योंकि पाकिस्तानी ज़्यादातर जो हैं, जो अनपढ़ हैं, वो बैल के बच्चे हैं, उनको खुद नहीं पता जीवन में क्या चल रहा है, दे हैव नो क्लू इन लाइफ।
तो उन्होंने अच्छा ये अब हम देखते हैं, अब हम जब वो यहां पे आए उन्होंने देखा कि सूरत हाल कुछ और है। जब कुछ और है तो फिर वो हेयर ट्रांसप्लांट करना पागल चला गया वो टेररिस्ट। खैर वो तो एक फनी केस था, लेकिन ये मजहब का इस्तेमाल, मैं पीओके वालों से भी ये कहना चाहता हूं, ठीक है आपको जो करना है आप करो यार, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब यहां पे श्रीनगर में, अनंतनाग में, पुलवामा में मौतें हो रही थी, तब आप लोग क्या कर रहे थे? ये भी उसी फौज ने ये भेजे थे यहां पे भारत के अंदर, आज भी भेजने की कोशिश कर रहा है। ये वही पाकिस्तानी फौज है जिसने यहां पे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद वालों को भेजा था यहां पे आम हिंदुस्तानियों का कत्ल करने के लिए, उनको मारने के लिए। आज यही फौज है जो तुम्हें मार रही है, तुम्हारा कत्ल कर रही है। आज की तारीख में तुम सड़क पे हो, उस समय कहां पे थे? बाकी ठीक है, आपको जो करना है आपकी मर्जी है, इट्स योर विश। आप यू आर इंडिजिनस पीपल, आपकी मर्जी है यार, आप जो करो। लेकिन ये भी ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि तुम कहां थे। तुम कश्मीरी करते हो, जब यहां पे कश्मीरी मारा जा रहा था तब तुम कहां थे? और मारने वाला कौन? वही पाकिस्तानी फौज जो आज तुम्हें ठोक रही है। और कहीं ना कहीं सर अभी भी उनके अंदर ना वो कश्मीर वाला एक है। हाँ, कोई राजस्थानी है, कोई पंजाबी है, कोई कश्मीरी है, वो अलग बात। अभी भी अपना झंडा लेके जो कर रहे हैं ये लोग, ऐसा नहीं है कि ये भारत के प्रति बड़े सॉफ्ट दिल हो गए हैं। ये तो मार वहां पड़ रही है तो इनको ये याद आ रहा है, वरना ये है नहीं। हम चाहते भी नहीं कि आप भारत का झंडा लें, आप मत लीजिए भारत का झंडा, ठीक है। आप और खास तौर से जो पीओके में लोग हैं, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप भारत का झंडा लें ना लें। हम सिर्फ ये सवाल है, मेरा सवाल, हाँ, इसके लिए तो सवाल ही होगा। मेरा सवाल जो है, मेरा सवाल ये है कि तुसी कहां थे जब यहां पे माओ के बच्चों के हाथ में, छोटे छोटे बच्चों, ये क्या करते हैं, एक लड़के को बुलाया, कह रहा, अब वो लड़के तो होते ही ऐसे ही हैं, बदमाश हर जगह। तो 13-14 साल के लड़के को, 15 साल 16 साल के लड़के को बोला कि ठीक है इसकी फोटो खींचो, मेरी फोटो खींचो। तो उसने AK-47 पकड़ी है, वो फोटो खींच रहा है। आतंकवादी ने उसकी फोटो खींची, उसकी फोटो और अपने ग्रुप में डाल दिया। किसी ने पुलिस को दे दी, पुलिस ने बोला अच्छा ये तो आतंकवादी है, पुलिस ने उसका पोस्टर लगा दिया। ये रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी है इनकी कि उनकी फोटो डाल दो हर जगह। एक बार आपकी फोटो डल गई, फिर उसको बताया जाता है कि पुलिस ढूंढ रही है, चलो अब तुम गायब हो जाओ, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। ये सब तो ये सब करते हैं। इन्होंने बहुत गंद मचाया है। आज की तारीख में भी अगर आपको इतना है कि फौज आपके साथ गलत कर रही है, तो आपके मुजफ्फराबाद में सैयद सलाउद्दीन है। आज की तारीख में भी सैयद सलाउद्दीन वहीं कहीं है। आप पूछिए, पूरे इन्होंने 2 पीढ़ियों को जिहादी बना दिया। आज की तारीख में ये कहना ठीक है, आम लोग कहीं पे भी मरे यार, बुरा तो लगता ही है। और ज्यादातर जो पाकिस्तान में होता है सर, जिनको जो बना के आतंकवादी बना के जो भेजते हैं, हाँ, पंजाब वाला जो लाहौर वाला एरिया है वहां से नहीं जाते हैं, ये यहीं से इन्हीं को। हाँ नहीं, उस साइड में भी जाते हैं, जैसे कि अजमल कसाब, ही इज फ्रॉम पाकिस्तानी पंजाब, ठीक है, ऐसे कई सारे। लेकिन इनको ये लगता है कि इधर से आएंगे तो भाषा वही है, तो घुलने मिलने में आसानी होगी। एक्चुअली पीओके ना, पीओके इज मोस्टली जम्मू, इट इज नॉट कश्मीर। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, सो कॉल्ड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, दैट गिलगिट वाला, हाँ, वो उसमें बहुत ज्यादा, पीओके में बहुत ज्यादा जो इलाका है वो जम्मू का है, कश्मीर का इलाका कम है। लायन शेयर तो जम्मू की है। ये तो मैंने सुना सर, वो लाल टोपी भी एक बार कह रहा था कि जो वैली है वो तो भारत के पास है, और ये जो हमारे पास है कुछ, ये जम्मू और वो लद्दाख का एरिया जो है, उस एरिया को वो वैली और मतलब कश्मीर नहीं मानता है। वो है ही नहीं कश्मीर। हाँ, वो उसने भी बोला सर कि जो कश्मीर है वो पूरा जो है भारत के पास है, वैली। तो वैली वाला जो एरिया सर, वो वाला कश्मीर है। बाकी तो ये पहाड़ हैं, और ये वो अपने वालों को भी कह रहा है, और ये लद्दाख और जम्मू वाले एरिया को भी कह रहा है कि ये नहीं है। इनका कल्चर है ना। देखो आप, जो पीर पंजाल है, माउंटेन रिजेस, पीर पंजाल का साउथ जम्मू है, नॉर्थ वैली है। मैं जहां था एक बार, मैं पुंछ एक जगह है, तो पुंछ में कंपनी कमांडर था, 17 को वहां पे थी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम लोग। तो मैं जहां पे कंपनी कमांडर था ना, ऑन अ क्लियर डे, वैसे धुंध रहती है,
दुनिया भर का। कभी कभी होता था कि साफ यू कुड सी गुलमर्ग, हाँ सर। वहां से आपको गुलमर्ग दिखता था जहां से हम लोग थे, बहुत ऊंची पहाड़ के ऊपर टिके हुए थे, वहां से सीधा दिखता था अक्रॉस ऑन अ क्लियर डे। समटाइम्स, मैं ये नहीं कह रहा कि डेली, मतलब वंस इन अ वाइल ऐसे दिख जाता था। तो अक्रॉस पीर पंजाल है। ये जो वैली का इलाका है, वहां पे जो कश्मीरी जबान है, आप कश्मीरियों के फेशियल फीचर्स हैं बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। जम्मू वालों के अलग हैं, सबका अपना अपना कल्चर है। जम्मू का खाना अलग है, जम्मू की बोली अलग है। अगर आप पंजाबी जानते हैं तो आपको जम्मू की कुछ कुछ वर्ड्स आपको नहीं समझ में आएंगे, कुछ फ्रेजेस। डोगरा बोलती है ना सर वहाँ पे? डोगरी है, पहाड़ी है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं वहां पे। लेकिन इफ यू अंडरस्टैंड पंजाबी, आप 40-50% उनकी लैंग्वेज समझ लोगे। जो कश्मीरी है ना, कश्मीरियों के मसाले भी अलग हैं, कश्मीरियों के मसाले अलग हैं, कश्मीरियों की बोली अलग है, कश्मीरियों के फेशियल फीचर्स अलग हैं, उनका कल्चर अलग, वो बिल्कुल अलग है और बहुत फर्क है। तो जो पीओके है, पीओके में जम्मू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जम्मू है। इट्स नॉट कश्मीर का हिस्सा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। और जो जीबी है, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख वाला, वो कुछ एरिया है वहां से उनके पास जो उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है ना। तो ऑल दिस इज देयर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सर आप सोच रहे होंगे कि वो छोटा चर्ची इतने दिनों से कहाँ था। हाँ। आप भी सर सोच रहे होंगे कि गया कहाँ, मतलब चला गया कहीं दुबई, कहीं विदेश चला गया, कहीं तो गया वो जो दिख नहीं रहा है। छोटा चर्ची हाँ, कहाँ है वो? छोटे चर्ची की सर वापसी हुई है। नाम सर आपको पता ही है, फैजल रजा आबिदी। वो एंकर ने पूछा आप कहाँ थे और क्या कर रहे हैं आप, तो उसने बोला कि मैं डॉलर के ऊपर काम कर रहा हूं। पहले सर वीडियो देख लें कि वो कर क्या रहा है। बिल्कुल, इसको समझने की जरूरत है। ये क्या है? यूएस डॉलर है। अच्छा, इसकी मालियत कितनी है? पाकिस्तानी वो 300 के करीब पहुंच 200 ये आज की। अब 26 नवंबर 2026 मैंने तारीख दी हुई है। अच्छा, अगर ये अभी 290 रुपए जी जी 200, ठीक है ना। ओहो, ये क्या कर रहा है? ये अब कितने का हुआ? ये जरा दिखाइएगा। हाँ, जीरो हो गया बिल्कुल। होने देना, अभी जीरो तो हुई, और जीरो होने में तो 26 नवंबर तक का टाइम है ना। 26 नवंबर से पहले आपने इसको नजर आतिश कर दिया। ये अब कितने का रहा? इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो ये अरब को अब समझ में आ गया। ये है असल मकसद। वाह। फैजल रजा आबिदी 2013 में अकेला था जिसने कहा था कि 2023 के बाद डॉलर नालियों में बहे। इस पे पूरा वर्क किया है, जहन बनाया, दिमाग बनाया, फार्मूला बनाया, ऑपरेशनल जब वो होने लगे तो अपनी रिसर्च पेश की। बिल्कुल, कैसे होगा, इसराइल खत्म होगा तो डॉलर खत्म होगा। इसराइल मालिक है डॉलर का। बेसिकली ये जो शिकस्त है ना ट्रम्प की है ना नेतन्याहू की, ये है हाउस ऑफ रूथ चाइल्ड की। ये वो टोला है जो डॉलर का मालिक है, जिसकी रद्दी का नाम डॉलर है। 15 दिन बाद ये रिवैल्यू होना शुरू होगा। आज मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तानी अवाम को मैंने कहा था कि पाकिस्तान से अमीर नेशन नहीं होगी 26 नवंबर 2011 को। तो सर ये क्या कर रहे हैं? एंकर ने पूछा कि बात चल रही थी कि यूएई ने पैसा मांग लिया है। हाँ। तो भाई ने बताया कि यूएई ने पैसा मांगा है क्योंकि यूएई को पता लग गया है कि आगे बहुत ही जल्द जिस योजना में ये काम कर रहा था उस योजना के तहत 26 नवंबर तक डॉलर एकदम रद्दी हो जाएगा। ये जो है यूएई को पता लग गया। अब यूएई ने जल्दी से जल्दी जो पैसा इधर उधर पड़ा है वो इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान से मांग लिया, तो यूएई का कारण पैसे मांगने का ये था जल्दी से उस डॉलर को लेके कहीं और सोना वोना और इन चीज़ों में खर्च कर दिया जाए, क्योंकि डॉलर जो है नष्ट होने वाला है बहुत जल्दी। इसने जो स्कीम बनाई है और इसने उसका एग्जाम्पल दिया। एंकर ने पूछा कैसे, तो सर इसने जैसा वीडियो में है, इसने फिर वो $1 निकाला, बोला ये क्या है, तो उसने कहा ये $1 है, और भाई ने उसमें आग लगा दी। पूरी शो का बजट ही $1 होगा, इनका 300 रुपए। हाँ, तो उसने बोला कि आपने 290 रुपये में आग लगा दी। उसने कहा यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो डॉलर ऐसा हुआ है ना, ऐसा ही होगा जब हम इजराइल को बर्बाद कर देंगे 26 नवंबर तक। तो इजराइल नहीं होगा तो इजराइल की करेंसी जो है डॉलर है, फिर डॉलर नष्ट हो जाएगा
और कोई भी जो हमसे पैसा मांग रहे हैं, चीन मांगेगा, अमेरिका मांगेगा, सऊदी मांगेंगे, अभी अरबों ने मांगा है, ये डॉलर ही खत्म हो जाएगा, मांगा फांगी का खत्म ही सिस्टम। मुझे पता नहीं था कि इजराइल की करेंसी डॉलर है, मुझे लगा था कि यूएस की है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे चला रहा है, इजराइल चला रहा है। देखो ये लोग, ये अबीदी जैसे लोग हैं ना, तो फैजल रजा अबीदी जो भी है, ये लोग भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैद हामिद, फैजल रजा अबीदी, ये लोग भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ये जो जहालत फैला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये जो जहालत फैला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, हम पैसा दे के भी फैजल रजा अबीदी जैसा आदमी को खड़ा नहीं कर सकते, हम जैद हामिद जैसे बंदे को खड़ा नहीं कर सकते। हम पैसा खर्च करने, हम अरबों डॉलर लगा दें अपने। देखिए ना कितना खूबसूरत है ये बात जो है। मेन स्ट्रीम टेलीविजन पे कभी वंस इन अ वाइल किसी के मुंह से कुछ गलत निकलता है या कुछ, वो हमें बात समझ में आ जाती है। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स कमिट मिस्टेक्स, हो जाता है, कारण कई होते हैं, हो जाता है। लेकिन जब आप लगातार बोलते हैं भारत करोड़ों दर करोड़ों डॉलर लगा लेता, भारत नहीं पैदा कर सकता जैद हामिद, ये नेचुरल होते हैं ये पागल के बच्चे। ये जो पागल के बच्चे होते हैं, आप पैसा देके पैदा नहीं कर सकते इनको। ये क्रैक हैं ये कह रहा है 26 नवंबर को डॉलर खत्म हो जाएगा। इसने एक योजना बनाई और इसने प्रपोजल सरकार को भेज दिया। हाँ, सरकार को डॉलर खत्म होने से पहले अपने फील्ड मार्शल को बोल कि भिखारी के बच्चे, तू भीख क्यों मांगता है फिर डॉलरों की? तू भीख क्यों मांगता है? ये जो आसिम मुनीर है, ये भिखारी क्यों है? ये डॉलर की भीख क्यों मांगता है? शहबाज शरीफ डॉलर की भीख क्यों मांगता है? ये हर जगह जाके अपना कटोरा क्यों फैलाते हैं भिखारी? लेकिन दोस्तों, ये आपको बात समझनी पड़ेगी। ये जो लोग हैं ना, आपको जब भी आप देखते होंगे आपको हंसी आती होगी। ये हमारे बहुत बड़े एसेट हैं। मैं जो इंडियन भाई बहन है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत बड़े एसेट हैं। ये जैद हामिद टाइप के लोग, ये भारत के लिए बहुत, इनको पैसे देने चाहिए, हमें इन लोगों को फंड करना चाहिए अगर हम नहीं कर रहे हैं, और हमें इनको एक महीने में करीब 1-2 करोड़ इंडियन रुपीस देने चाहिए कि इनको किसी चीज की ना, इनके लिए घर, इनके लिए एसयूवी, इनके लिए सारी। क्योंकि देखिए ये क्या कर रहे हैं ना, हम यहां से मिसाइल बना रहे हैं कि जब लड़ाई होगी तो पाकिस्तान पे मिसाइल मारेंगे, यही तो हम लोग कर रहे हैं। ये मिसाइल, ये ब्रह्मोस, ये वो S-400 जब वो अटैक करेंगे तो हम अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की जड़ें काट रहे हैं, क्योंकि ये जितनी भी है ये तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आती है। और सर जो ये, एक मिनट, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आती है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो होती है महेंद्र, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिमाग से आती है। जब आप पूरी कौम को पागल बना रहे हो, जब आप पूरी कौम को ये बोल रहे हो कि तुझ में अकल नहीं है, तू ये समझ कि 29 नवंबर को डॉलर चला जाएगा और इजराइल से 26 नवंबर को डॉलर चला जाएगा और ये कर देगा, वो कर देगा, ये कर देगा। इसका मतलब आप पाकिस्तानी टेलीविजन पे बैठ के पाकिस्तानी आवाम को आप मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन से मार रहे हो। जो काम भारत को करना चाहिए वो पाकिस्तान में बैठे लोग पाकिस्तान, और वो फ्री में कर रहा है। भाई रजा अबीदी ने कभी पैसे मांगे? वो कह रहा है कि सर मैं बना रहा हूं ना इनको पागल का बच्चा पाकिस्तानियों को, आप क्यों टेंशन ले रहे हो नोएडा में बैठे बैठे, दिल्ली में बैठे बैठे? तो भारत को कुछ पैसा इन्हें देना चाहिए। जो ये शोध कर रहे हैं तो ये शोध करें, वो लोग और भी ऐसे ऐसे कुछ शोध करें और फंड हमसे लीजिए। नहीं, मैं तो चाह रहा हूं कि नहीं, मैं देखो जैद हामिद जो कहता है ना, जैद हामिद जो सेवाएं कर रहा है, जो खिदमत भारत के लिए हैं उसकी, हम उसका कभी एहसान नहीं चुका सकते। आप सोचो, उसने पूरी पाकिस्तानी कौम को क्या बताया, और उसके पहले वाले भी लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि जैद अहमद ने बताया, इसने बोला कि तुम चने की झाड़ पे चढ़ जाओ, पाकिस्तानी कौम चढ़ गई, यही वो अजीम पाकिस्तानी कौम है, ऐसी बोलता है वो, यही पाकिस्तानी कौम है जिसने यूएसएसआर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ये बहुत तगड़ी कौम है, ये बोलता है। इससे क्या होता है कि पाकिस्तानी ना, कई सारे पाकिस्तानी ये भरोसा कर लेते हैं कि हम असल में तगड़ी कौम है, हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं, हम तो यहीं तगड़े, और हमने तो यूएसएसआर को तोड़ दिया। ये सब झूठ है, ये फ्रॉड है। किसी ने नहीं तोड़ा यूएसएसआर को, यूएसएसआर टूटा अमेरिका के वजह से, बिकॉज दे वेंट इनटू अ
इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन विद दिस थिंग। हाँ, उसमें अफगान युद्ध ने बहुत बड़ा एक रोल प्ले करा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इससे क्या हमें फायदा होता है, फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे। इससे हमें फायदा क्या होता है पता है? पाकिस्तानी ये नहीं पूछते कि यार अगर हम इतने बड़े 30 मार खान हैं कि हमने सोवियत रूस को भी तोड़ दिया, अगर हम इतने बड़े 30 मार खान हैं कि हमने अमेरिका को भी अफगानिस्तान से भगा दिया 20 साल के बाद, अगर हम इतने बड़े 30 मार खान हैं कि हम दुनिया भर के अमन शांति हम ही करवा रहे हैं और दुनिया के फैसले इस्लामाबाद में हो रहे हैं, अगर हम इतने बड़े 30 मार खान हैं कि अमेरिका और ईरान की लड़ाई भी हम ही खत्म कर रहे हैं, अगर हम में इतना टैलेंट है तो वो टैलेंट पाकिस्तान की तरक्की में दिखना चाहिए। आम पाकिस्तानी ये नहीं पूछता, क्योंकि ये लोग आम पाकिस्तानियों का दिमाग जो है कुंद कर देते हैं। उनका दिमाग का जो एजुकेशन लेवल है और जो उनके थिंकिंग है ना पाकिस्तानियों की, ये सारा का सारा, जस्ट इमेजिन, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐसे 10-15 पाकिस्तान के अंदर मिल रहे हैं जो डेली प्रोपेगेंडा करके और उनकी लाखों में फॉलोइंग है। सर पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल हैं, यही चर्ची शामिल नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी इसमें हैं। हाँ हाँ, ये मैं सर इसी में जोड़ना चाहूंगा, हामिद मीर ने भी बोला है सर, क्या एक वीडियो में बोला है सर कि पाकिस्तान अगर एशियन टाइगर बन जाता है तो पाकिस्तान की जो जिंदगी है नॉर्वे और स्वीडन जैसी हो जाएगी। और जब पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा तो जिंदगी जो है वो वैसी ही जिंदगी होगी जैसी कि आजकल नॉर्वे या स्वीडन। लेकिन हामिद मीर ने यह बताया कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा कैसे, और एशियन टाइगर कब से बनने का प्लान इनका चल रहा है। और अगर एशियन टाइगर बन गया तो ये सर नॉर्वे कैसे बन जाएगा, ये समझ में नहीं आया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि इसका ये कहने का मतलब है, मुहावरतन कह रहा है कि जैसे वहां की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वैसी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पाकिस्तान में हो जाएगी। अमीर देश है वो, ये कहना चाह रहे हो? नॉर्वे और स्वीडन वगैरह अमीर के अलावा एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है यूरोपियन कंट्रीज में, स्पेशली नॉर्दर्न यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में क्वालिटी ऑफ लाइफ है। एवरीथिंग वर्क्स, अच्छा है, सब कुछ चलता है, एवरीथिंग इज फंक्शनल, रूल ऑफ लॉ है, शांति है, खूबसूरत नज़ारे हैं, कैफेज हैं, बार्स हैं, पब्स हैं, एक वर्क लाइफ बैलेंस है, एयर क्वालिटी अच्छी है, फूड क्वालिटी कंट्रोल्ड है, मानव बम नहीं है, मानव बम नहीं है। तो अब चक्कर पता है क्या है, ये कि अगर एशियन टाइगर बन जाता है तो कोई ये नहीं बोल रहा कि एशियन टाइगर बनेगा कैसे, और प्लान क्या बना रहे हैं कि हमें चाइना को, बजट में नहीं था कि चाइना को और गधे बेचेंगे। सर बहुत ही बुरे हाल है सर। मैं पर्सनली मैं सोच रहा था, हाँ, जैसे भारत के नकली नोट बनते हैं और भी कई देशों बनते हैं, कभी मैंने कोई न्यूज नहीं देखी कि पाकिस्तान की करेंसी कोई फेक बना रहा। पाकिस्तान की करेंसी ही फेक है, पाकिस्तान खुद फेक है। कि पाकिस्तान में कभी ये लोग बोलते भी नहीं है कि पाकिस्तान में नकली नोटों का जखीरा आ रहा है और हमारी ये बजट को हिला रहा है। यहाँ कोई नकली नोट भी नहीं बनाता पाकिस्तान, उसके नोट की वैल्यू नहीं है। दैट पाकिस्तानी करेंसी इज टॉयलेट पेपर। कागज महंगा कागज महंगा है, करेंसी सस्ती है, उसका कर क्या लोगे। चलो रैप अप करें, हो गया। चलिए क्वेश्चंस अगर होंगे तो 1-2 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं यार। तो सर ये मतलब कागज, मतलब ये पाकिस्तान के, मेरे पास तो 500-600 रुपए हैं। बहुत ही बुरे हाल है सर। बस इनमें वो लगाना फोटो उसका। सर क्वेश्चन ले लेते हैं। सर ये अहमदाबाद से शालीन चंद्र हैं, इनका प्रश्न है सर कि अमेरिका और ईरान में अगर समझौता हो जाता है, हाँ, जो जल्द होने वाला है, सुनने में आ रहा है, हाँ, तो उस समझौते के बाद भू राजनीतिक परिस्थितियों में क्या बदलाव आएगा और भारत को इससे क्या चुनौतियां सामने आएंगी और क्या लाभ होंगे? देखिए, अगर ये समझौता हो जाता है तो भारत को अपने बिल्कुल करीब एक तेल का सोर्स और मिल जाएगा। दूसरी चीज, ग्लोबली तेल के भाव कम हो जाएंगे। ठीक है, भारत चाबहार पे और पैसे लगा पाएगा। भारत पाकिस्तान को सरकमवेंट कर देगा, क्योंकि अगर इनका हो गया सब कुछ ठीक ठाक और इनके साथ डील हो गई, और अगर अंडर द करंट रेजिम, अरे भाई आप ईरान की जो रेजिम है, ठीक है, आप कहते हैं कि ईरान की रेजिम है, ये है, वो है, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी तो किसी भी मुस्लिम देश की नहीं है, ठीक है ना, किसी भी मुस्लिम देश की नहीं है। पर अगर इनसे अमेरिका के रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, बाय द वे कॉम्प्रोमाइज करके सब कुछ हो गया, अमेरिका से रिश्ते हो गए अच्छे, तो आज नहीं 5-10 साल तक अगर ठीक ठाक चला, सो देन यू गेट डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम चाबहार पोर्ट और बंदर अब्बास इनटू सेंट्रल एशिया। आपको पाकिस्तान जाने की आवश्यकता है नहीं। तो भारत को तो फायदा ही फायदा है इससे, भारत को फायदा ही फायदा है। लेकिन बाकी जो अरब देश है ना, उनके लिए खतरे की घंटी है। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, हमें फायदा, हमें एक तो तेल मिल गया, चाबार है ही हमारा,
उस पर हम कर सकेंगे, तेल के ऊपर से इनकी रोक टोक हट जाएगी और फिर ये फ्री ट्रेड करेंगे दुनिया से। जब ये फ्री ट्रेड करेंगे इनके पास पैसा आएगा तो लोगों में लगाएंगे तो लोग बाहर ट्रैवल करेंगे, फिर ईरान के पासपोर्ट की भी इज्जत होगी इन द सेंस कि इट विल बी एक्सेप्टेबल। अभी कई जगह है कि अच्छा ईरानियन पासपोर्ट आपको वीजा नहीं मिलेगा, तब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मामले में देखो ना, अलग अलग ऐसा नहीं है कि जो भारत के लिए फायदेमंद है वो सऊदी अरब के लिए भी फायदेमंद है, ऐसा नहीं है। भारत के लिए फायदेमंद है, यस। सऊदी अरब के लिए फायदेमंद है, नो। जो अरब देश है, मुस्लिम देश, उनके लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। इजराइल फिर अपने आप को संभाल लेगा, इजराइल फिर कर देगा, लेकिन ये लोग इम्पॉसिबल, ये नहीं कर पाएंगे, इनको दिक्कत होगी बहुत ज्यादा। इजराइल सिर्फ ये कहेगा अमेरिका से कि इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो हम रोक देंगे, आप चिंता मत करो। कैसे रोकेंगे? इजराइल ये कहता है ना कि तुमने जो न्यूक्लियर बम बनाने की, तुमने 1000 फुट नीचे या 600 फुट नीचे तुमने कर दिया, तो अमेरिका ऊपर बम से नहीं मारेगा। इजराइल ने थोड़ा ना बम मारे, वो तो अमेरिकन करते हैं। इजराइलीज का तरीका अलग है। वो कहते हैं यार ये अपने आप जो न्यूक्लियर वेपन है एआई से थोड़ा ना बन रहा है, ये तो कोई इंसान बना रहा है ना, इंसान को निपटा दो। वो दिमाग के उस कीड़े को मार देते हैं जहां से ये बीमारी निकल रही है, और अमेरिका जो है बीमारी को मारता है, और ये उस कीड़े को मारते हैं जो बीमारी को पैदा करते हैं। इजराइल के पास फार्मूले तो हैं सर। सर दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणा से हैं सर, प्रिया जी हैं। उनका सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बादशाह होकर के जोकर बन गया और भारत ने ऐसे ही लगभग हर क्षेत्र में तरक्की की है, ऐसा क्यों हुआ परिवर्तन? देखिए इसका तो जवाब जो है बहुत बड़ा है। पाकिस्तान एक जमाने में क्रिकेट के चैंपियंस हुआ करते थे, पर पाकिस्तान उस जमाने में पाकिस्तान से ऐसा टैलेंट निकला। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो भी पाकिस्तानी सक्सेसफुल होता है, जो भी पाकिस्तानी सक्सेसफुल होता है, वो हुकूमत की वजह से सक्सेसफुल नहीं होता है, कामयाब नहीं होता है, हुकूमत के बावजूद कामयाब होता है। वो कौन है पाकिस्तानी? वो अरशद नदीम, भाले वाला जिसने जेवलिन फेंका और जिसने नीरज चोपड़ा सेकंड आया था, वो अरशद नदीम फर्स्ट आ गया था। इन्होंने अरशद नदीम की मदद करी नहीं। अरशद नदीम खुद अपने औकात पे उसने भाला फेंका और अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया। अभी कल ही इधर हमने जो कवर किया था टेबल टेनिस, अगर कोई प्लेयर अच्छा कर जाता है तो वो अपने ही किराए पे गया हुआ है तो कर देगा। हाँ, इनके बस ठीक है, अगर वो जीत जाते हैं पाकिस्तानी टेबल टेनिस में तो फिर तो वो आ जाएगा शहबाज शरीफ, हाँ, इनाम देने के लिए आ जाएगा। उसमें इनाम मिलेगा नहीं, जैसे अरशद नदीम को भी जमीन बोली थी, नहीं दी उसको। तो ये पाकिस्तान में है। तो जब ये शोएब अख्तर का जमाना, वसीम अकरम का, इमरान खान का, वकार यूनुस का, इन सब का जमाना था, उस जमाने में पाकिस्तान से टैलेंट निकल रहा था। ठीक है, टैलेंट निकल रहा था। लेकिन जब टैलेंट नहीं होता, हर एक देश में ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि टैलेंट की पाइपलाइन ड्राई हो जाती है। उस समय आपका प्रोसेस और आपके इंस्टीट्यूशन इतने मजबूत होने चाहिए कि वो टैलेंट निकालने बैठे। वो पाकिस्तान नहीं कर पाया, क्योंकि पाकिस्तान में ये मसीहे की तलाश में है। ये पूरा मुल्क जो है ना, मसीह, एक आदमी आएगा जो सब ठीक कर देगा। जिसको मौका लग जाता है वो जम जाता है फिर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं महेंद्र कि एक आदमी आएगा, ये पाकिस्तानी मानसिकता है, जहनियत है पाकिस्तानियों की कि एक शख्स आएगा और सब ठीक कर देगा। इनको ये पता होना चाहिए कि कोई शख्स ठीक नहीं करता। आपको इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, आपको इदारे ऐसे बनाने हैं जो सब ठीक रखे हैं, और उसके तहत शख्स आएगा। एक्चुअली क्या है, जब एक शख्स आता है और वो सब ठीक कर देता है ना, तो वो इदारे से बड़ा हो जाता है, और फिर उसके अंदर वो भावना आ जाती है, वो माइंडसेट आ जाता है कि मेरे बाद सब खत्म है, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मैं ही सबसे टॉप हूं। तो ये बात है। चलो खत्म करें भाई, चलिए चलें। जी सर। ओके भाई, राम राम। राम राम।